Good afternoon. Today we talk about commodities in this market show. I'm your host Tariq Khan Javed, and with me is Mr. Mohammad Imran Khan, Chief Dealer of Falcon Commodities. Imran Khan sahab, welcome to my show. Thank you. नाज़रीन, मार्केट शो में हम मुख्तलिफ जो मार्केट की सिचुएशन है उसको डिस्कस करते हैं. आज हम ख़ास तौर से तवज्जो देंगे कमोडिटीज़ पे, और हम ये जानना चाहेंगे कि कमोडिटीज़ जो है दुनिया में एज ए इन्वेस्टमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है और उनकी पोजीशन पाकिस्तान में क्या है. क्या लोगों को मालूम है कि इन कमोडिटीज़ में इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है, कहाँ क्या रिटर्न्स उसमें मिल सकते हैं. इस कमोडिटीज़ पे जाने से पहले हम एक अहम खबर को डिस्कस करना चाहते हैं. आज एक बहुत डिस्टर्बिंग न्यूज़ आई है कि कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल पावर पे हुकूमत 30% जीएसटी लगाने का सोच रही है. यानी 17 से बढ़ा के वो कह रहे हैं कि इन सेक्टर्स पे 30% जीएसटी कर दी जाए. इसका क्या नतीजा होगा? ऑलरेडी इंडस्ट्रीज़ बुरी तरह सफ़र कर रही हैं, उन पे ऑलरेडी टैक्स का बोझ बहुत ज़्यादा है, और अगर ये टैक्स का रेट जीएसटी पे इतना बढ़ जाएगा तो वो जाहिर है वो तो पास ऑन तो करेंगे, लेकिन साथ साथ इंडस्ट्री भी बड़ी सफ़र करेगी. इमरान, आप कैसा देखते हैं इस न्यूज़ को? जैसा कि हम सुन रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्रीज ट्रबल में है. बिल्कुल, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है. यहाँ पावर टैरिफ्स हमने देखे कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं. अगर आप टेक्सटाइल सेक्टर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हमने देखा है गैस के टैरिफ जो हैं, लोड शेडिंग का भी वो एक सफ़र कर रहे हैं. लोड शेडिंग उसमें गैस की भी हो रही है. साथ साथ इंडस्ट्रियल टैरिफ जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 30% जीएसटी इसके ऊपर भी लग रहा है. तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ना सिर्फ इंडस्ट्री के जो ऑनर्स हैं वो सफ़र करेंगे, साथ साथ जो वर्कर्स हैं वो भी सफ़र करेंगे, बिकस वो रिटर्न्स नहीं है. ये तो पास ऑन तो कर देंगे ये ना, एग्जैक्टली कंज्यूमर्स के ऊपर ही पास ऑन होगा. ओवरऑल यहाँ पे जो टैक्स बेस पे जो लोग अभी मौजूद हैं उन्हीं पे बोझ ज़्यादा से ज़्यादा डालते जा रहे हैं. यहाँ पे यही एक प्रॉब्लम रही पाकिस्तान में कि जो टैक्स देता है, जो बिल्स देता है, जो टैरिफ पे कर रहा है, उसी के ऊपर मजीद बोझ डाल दिया जाता है. इफ़ वी टॉक अबाउट द पावर टैरिफ, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सिर्फ कराची की अगर बात करें तो केईसी के जो इशूज़ चल रहे हैं तो उसमें भी यही हमने देखने में आया कि यहाँ पे यूनिट की कॉस्ट बढ़ाई जा रही है, जहाँ कुंडा सिस्टम है उसको फोकस नहीं किया जा रहा. तो वो अगेन हमने यहाँ पे देखा कि ये एक टैक्स पेयर सेक्टर था, इसके ऊपर मजीद 30% का जो है टैक्स लग रहा है. तो ओवरऑल यहाँ पे जो है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर जो है वो एक डायरेक्टली इम्पैक्ट रहेगा, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. अच्छा, अब हम आते हैं इंटरनेशनल मार्केट में. कल डाउ जोन्स जो है 130 पॉइंट गिरा, और कह रहे हैं कि उसकी मेन वजह यूरोपियन मार्केट्स में, खासतौर से साउदर्न यूरोप में जो डेट का मसला आ गया है. जो 3-4 बड़े मुल्क जो बहुत ज़्यादा IMF के प्रोग्राम में चले गए, डेट उनकी बहुत बढ़ गई है, वो बड़ा एक कंसर्न बनता चला जा रहा है, क्योंकि अमेरिका में रिसेशन, अमेरिका में प्रॉब्लम तो थे ही, अब यूरोप में भी आ गया. इसको आप कैसे देखते हैं? ये ओवरऑल अगर देखा है तारिक साहब, तो अगर जैसे आपने यूएस की बात की तो यूएस के फैक्ट में भी यही प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पे उनको अभी कांग्रेस से पास कराना पड़ेगा. तकरीबन 1.5% का इंटरेस्ट रेट जो वो बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी इकॉनमी इस वक्त इस काबिल नहीं है कि वो उसको बर्दाश्त कर सके. ओवरऑल डेट की यही पोजीशन हम देखने में आए. इसी वजह से हमने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट्स में, हमने स्टॉक्स में देखा कि यहाँ पे डाउनफॉल रहा, और कमोडिटी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हमने एक बुल रन देखा. ओवरऑल अगर हम अभी भी देखें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस हाई हैं कमोडिटी मार्केट में, और ना सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट्स में, साथ साथ हमने देखा कि पाकिस्तानी अगर मार्केट की बात की जाए जहाँ पे हम फिजिकल गोल्ड की या सिल्वर की या मेटल्स की सेल परचेज है, तो उसमें भी हमने काफ़ी ज़्यादा एक बुल रन देखा है. तो यही वजूहत रही कि ओवरऑल डेट्स इतने ज़्यादा बढ़ गए कि स्टॉक्स गिरी, और साथ साथ जो उनके हमने देखा कम्युनिटी मार्केट से वो उसको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिली. उसकी वजह यही रही कि यहाँ पे हमने देखा कि जब भी स्टॉक्स और रियल एस्टेट गिरता है तो लोगों की इन्वेस्टमेंट जो है वो डाइवर्सिफाई हो जाती है स्टॉक्स की तरफ, साथ कमोडिटीज़ की तरफ. और साथ साथ अगर जब हमने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे डेट्स बढ़ते हैं तो करेंसी डी वैल्यू होती है. करेंसी डी वैल्यू होती है तो साथ साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ती है. तो गोल्ड की इन्वेस्टमेंट जो है इन्फ्लेशन को ही हेज करने के लिए ज़्यादातर मानी जा रही है. शुरू से हमने देखा कि इन्फ्लेशनरी हेज इंस्ट्रूमेंट के तौर पे गोल्ड इस्तेमाल हो रहा है. लेकिन इन दिनों में हम देख रहे हैं कि सिल्वर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है. सिल्वर में हमने देखा कि तकरीबन $50 पर आउंस तक यहाँ पे प्राइसेस गई, और यही प्राइसेस अगर हम अभी 6 महीने की पहले की बात करें तो तकरीबन $18 पर आउंस के ऊपर 18 से 50 गई है. और अगर अब पिछले महीने की बात करें 2 महीने में 26% हमने देखा कि सिल्वर की प्राइसेस बढ़ी. फैल्कन कम्युनिटीज ने उस वक्त हमने अपने क्लाइंट्स को भी यही रिकमेंडेशन दी थी कि यहाँ पे सिल्वर बाय किया जाए लॉन्ग टर्म व्यू के लिए, कि यहाँ पे लगता है कि 45 प्लस जाएगा, लेकिन वो हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा गया 50. अच्छा, काफी ज्यादा रीजन. कितना बड़ा होगा
इसमें गोल्ड, अच्छा हमेशा अगर आप इसको कंपैरिजन करें इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज तो सिल्वर ज़्यादा बढ़ता है, गोल्ड इतना नहीं बढ़ता। उसकी 2-3 वजूहात हैं। सिल्वर जो है वो बेसिकली आपके ओवरऑल हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज किया जाता है। अच्छा, जैसे जैसे यूजफुल कमोडिटी फॉर, बिल्कुल बिल्कुल, आपका लैपटॉप, आपकी घड़ी, आपका टेलीफोन, ये आपका कैमरे जहाँ पे जो लगे हैं इसमें भी सिल्वर यूज होता है। तो जैसे जैसे कहीं भी इकोनॉमी में ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी की अगर बात करें तो जरा सी रिकवरी होगी तो सिल्वर की प्राइसेस में ज़्यादा एक अपसाइड देखने में आएगा, एक बुल रन देखने में आएगा। इज इट आल्सो ट्रू फॉर कॉपर? एग्जैक्टली, यहाँ कॉपर के लिए भी है, प्लाटिनियम के लिए भी है कि अगर कार इंडस्ट्री में हम देखते हैं तो प्लाटिनियम यूज होता है, प्लाटिनियम भी यूज होता है। आप जो ज़्यादातर जो अब इस वक्त अगर हम बात करते हैं जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ पे CNG का इस्तेमाल ज़्यादा है, तो वो जो सिलेंडर्स बनते हैं वो प्लाटिनियम के बनते हैं। CNG और उनकी बॉडी के खास पार्ट्स जो होते हैं जो कि फ्यूल जो कंडेंसर वगैरह होते हैं गाड़ियों के, तो ऑटो इंडस्ट्री में भी इसका प्लेडियम का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। लेकिन जहाँ पे हम फोकस कर रहे थे सिल्वर को, तो सिल्वर ऐसा कमोडिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें अभी भी बुल रन मौजूद है। आप क्या मजीद अब देखते हैं 50 के ऊपर भी जाने? बिल्कुल बिल्कुल जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। अगेन व्हाट अबाउट गोल्ड देन? गोल्ड तो बहुत ही हिस्टोरिकल हाइस पे आ गया है। देखिए, यहाँ कमोडिटी मार्केट में आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये मार्केट का हाई है। कमोडिटी मार्केट इसका हाई या लो कोई आप बता नहीं सकते, बिकॉज ये कोई एक फैक्टर पे नहीं चलती, इसमें कई ज़्यादा फैक्टर्स हैं। कभी हम देखते हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन या जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस, या अगर आप देखें इकॉनमी का क्रंच, करेंसी की डिवैल्यूएशन, कहीं वॉर, या ऑयल का हम देखते हैं कि सप्लाई कंसर्न्स के ऊपर हम फोकस करते हैं। तो ये कमोडिटी मार्केट ओवरऑल एज अ होल ये एक बहुत बड़ी साइंस है, एक बहुत बड़ी दुनिया है जिसमें हम देखते हैं कि इतने ज़्यादा फैक्टर्स हैं कि अगर आपको एक भी मिस कर देते हैं तो आपने मिस कर दिया। जो पाकिस्तान में कहते हैं कि 17 करोड़ की आबादी में सिर्फ 8 लाख लोगों के पास शेयर्स के अकाउंट है, विच इज़ अ वेरी डिसअपॉइंटिंग फिगर बिकॉज most of the world people rely on investment in commodities, in shares, in properties and bonds. 4-5 चीज़ों में लगाते हैं, उससे उनकी रिटायरमेंट प्लानिंग होती है। बिल्कुल। पाकिस्तान में सिर्फ प्रॉपर्टी के बारे में लोग जानते हैं, बिल्कुल, बॉन्ड्स के बारे में भी नहीं जानते, शेयर्स के बारे में सिर्फ 8 लाख लोग जानते हैं। कमोडिटी तो थी नहीं, अभी कुछ दिन पहले वो नेशनल एक्सचेंज कमोडिटी बनी है। अब आप जैसी कंपनीज फैल्कन और इस तरह की कंपनीज आ रही हैं मार्केट में। How many accounts of commodity traders do you think or इन्वेस्टर्स आर देयर इन पाकिस्तान? असल में सारी बात यह है कि बेसिक एजुकेशन लेवल जो है वो यहाँ पे काफ़ी कम है। अगर आपने जैसा आपने बात की कि यहाँ पे पूरी दुनिया में देखते हैं कि वो कम्युनिटी में और स्टॉक्स में और टी बॉन्ड्स और टी बेस में हर चीज़ में लगा के पोर्टफोलियो बनाते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो आपकी 70% पॉपुलेशन जो है गाँव देहात में रहती है, जहाँ के बेसिक एजुकेशन की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। बैंकिंग अकाउंट ही नहीं उनके, बैंक अकाउंट्स नहीं है उनके पास, उनको कुछ पता भी नहीं, तालीम की भी कमी है। फिर हम जैसे ब्रोकर्स हो गए या स्टॉक के हो या कमोडिटी के, तो हमारी अप्रोच वहाँ तक नहीं है कि हम गांव देहात में जाके बताएं। हमने उसको अपनी मार्केट को रखा हुआ मेन सिटीज़ में, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा, इससे आगे नहीं है। और ये पेशावर कोयटा की जो मैंने बात की, ये भी 2005 और 6 तक वहाँ पे कुछ ब्रोकेज हाउस जो है वो वहाँ पे एक्टिव थे, लेकिन 5 और 6 के बाद से तो वो वहाँ पे वो भी एक्टिव नहीं रहे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी ख़राब रही ओवरऑल पाकिस्तान की कि लोग यहाँ पे, एक तो इन्फ्लेशन भी इतनी ज़्यादा, बेसिक चीज़ जो है वो आपकी कि आपकी सेविंग्स आपकी इन्वेस्टमेंट बनती है। अगर आप सेव करेंगे तो आप इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ तो बेसिक आपकी प्रॉब्लम ही खाने की, रोटी, कपड़ा, मकान की है, तो आपकी सेविंग्स ही नहीं है तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। दूसरी वजह यही रही कि अगर हालात अच्छे भी रहे तो इतनी ज़्यादा मार्केट नहीं बढ़ सकी। उसकी वजह यही थी कि लोगों के पास बेसिक एजुकेशन लेवल नहीं है। अभी भी अगर हम बात करें तो कम्युनिटी मार्केट्स को इतना ज़्यादा कोई यहाँ पे नहीं जानता पाकिस्तान में। आपके कितने ब्रांचेस हैं? हमारी ब्रांचेस तो ओवरऑल यहाँ पे अगर हम बात करें कराची में 2 हैं, हैदराबाद में भी है, सक्खर में भी है, लाहौर में भी हम काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल हमारे पास एक ब्रांच नेटवर्क अच्छा है, बिकॉज वी आर अ ग्रुप कंपनी ऑफ फर्स्ट कैपिटल। तो हम 18 साल से मार्केट में है, तो हमारे पास एक एज है। तो फर्स्ट कैपिटल की भी तो हम हर जगह ब्रांचेस? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो साथ साथ चल रहा है, साथ साथ चल रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक एज जो है वो फर्स्ट कैपिटल की वजह से रहा कि वी आर एज अ सिस्टर कंपनी। तो हमारे पास यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पहले से मौजूद था, लेकिन अभी भी यहाँ पे रोड शोज हो रहे हैं, ये रेगुलेटर भी यहाँ पे प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत है कि जहाँ पे पब्लिक को इंटरेक्शन बढ़ाया जाए, ब्रोकर के साथ भी और रेगुलेटर के साथ भी। तो
फिर एक अच्छा एक मिक्स ब्लेंड बनेगा कि जब हम लोगों को प्रमोट करेंगे पहले बताएंगे। यहाँ तो अगर कमोडिटी मार्केट की पहले किसी से बात की जाए तो वो समझता है शायद करेंसी में डील करता है, जबकि करेंसी मार्केट और कमोडिटी मार्केट बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें उसका कोई हाँ इंटरेक्शन ये है कि तरीक़ाकार वही है सेल परचेज का, लेकिन एक पूरी अलग वो साइंस है, ये एक अलग पूरा वर्ल्ड है। तो यहाँ पे लोगों को इतना नहीं पता कि कमोडिटी मार्केट है क्या। अच्छा, ये NECL जब नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज जब खुला तो बड़ी उम्मीद हो रही थी कि जी ये प्राइसेस वगैरह जो है ना बड़ी अच्छी लेवल पे आएंगी, इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होगा, ट्रेडिंग होगी। लेकिन ED6 को उन्होंने लॉन्च किया, सोयाबीन को लॉन्च किया, गोल्ड को बड़े पैमाने पे लॉन्च किया। असल में तारिक साहब सुना मैंने, हमने तो ट्रेडिंग देखी नहीं उसमें। हाँ। क्या आप उसकी देखें वजह यह है कि यहाँ पे इस वक्त जो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो आपके पास ऑयल है, आपके पास गोल्ड है, सिल्वर है। अच्छा, इसके सिल्वर के तो खैर मजीद कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं, लेकिन गोल्ड के बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। 1 आउंस है, 10 तोला है, 100 ग्राम, छोटा किया है तब से कॉन्ट्रैक्ट्स आने लगे, उससे पहले बिल्कुल बिल्कुल वॉल्यूम्स बनता ही तब है जब आप देखते हैं 625 टन नहीं बिकता, उसकी डिलीवरी की भी प्रॉब्लम है। अभी एक और जो मैकेनिज्म है वो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कमोडिटी मार्केट सबसे ज़्यादा सेफ है। इसको सेफ बनाया है मार्केट मेकर ने, तो उसके लिए मार्केट मेकर का होना ज़रूरी है। अगर हम स्टॉक मार्केट्स की बात करें तो यहाँ पाकिस्तान में हमने देखा है कि मार्केट मेकर नहीं होता, शेयर गिरता ही चला जाता है और उसको कोई बाय करने वाला नहीं होता। लेकिन इस मार्केट में ऐसा नहीं, इस मार्केट में एक मार्केट मेकर है। एग्जैक्टली एक इसकी एक बॉडी होनी चाहिए, एक बॉडी होनी चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया की आप स्टॉक्स में देखिए, अगर न्यूयॉर्क स्टॉक की अगर बात करते हैं, सिर्फ न्यूयॉर्क स्टॉक में इस वक्त 2000 मार्केट मेकर एक्टिव है। 2000 हर स्टॉक एक्सचेंज में। जी हाँ न्यूयॉर्क स्टॉक में। शिकागो कमोडिटी मार्केट इसी तरह से वहाँ पे 1500 हैं, कहीं 1400 हैं। फिगर देने का मकसद ये है कि वहाँ पे मार्केट मेकर का कॉन्सेप्ट मौजूद है। यहाँ पे अगर आप किसी बड़े ब्रोकर से भी पूछें मार्केट मेकर का कॉन्सेप्ट तो वो नहीं बता सकता आपको। यही वजह है कि कमोडिटी मार्केट यहाँ पे सिक्योर है, क्योंकि मार्केट प्राइस कितनी ही गिरेगी, आपके पास बायर और सेलर मौजूद है। अगर वो जीरो तो हो नहीं सकता। आपने अगर 1500 आउंस के ऊपर बाय किया है, वो 1300 आउंस हो गया है, पर आउंस हो गया है गोल्ड, मैं गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ, तो वो आपके पास मार्केट मेकर अवेलेबल है जो कि परचेज कर लेगा उसको। लेकिन अगर इसी तरह से आप स्टॉक्स में आ जाएं तो 5% के कैप के बाद अगले दिन कोई नहीं लेगा, उस दिन कोई नहीं लेगा, 3 दिन कोई नहीं लेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट जीरो, जैसे कि हमने बीच में 2008 में देखा। अच्छा इमरान, ये जो आप लोग डील करते होंगे, गोल्ड है या जो सिल्वर है, तो क्या ये शिकागो मार्केट से होता है सारा? नहीं, इस तरह जो पाकिस्तान में जो पाइमेक्स है, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, जो कि पहले NCL था, ये CME ग्रुप ऑस्ट्रेलिया से ये लिंक्ड है। वहाँ से उसकी फीड्स के ऊपर ही चल रहा होता है, वहाँ से फीड आ रही होती है। अच्छा, हम कनेक्टेड हैं 20 घंटे। हमारी कनेक्शन इस तरह से है कि सुबह 5 बजे मार्केट खुलती है, जब एशियन ट्रेड में हम कनेक्ट होते हैं, उसके साथ साथ हमारे पास जैसे जैसे मार्केट रीजन खुलती आती है, बंद होती आती है, हम राउंड द क्लॉक काम करते हैं। ये मार्केट सिर्फ 4 घंटे हाँ, इट्स अ टफ जॉब, बट अगर आप एक बिजनेस में हैं तो उस बिजनेस को पूरी तरह से करना पड़ेगा। उसके जो बुनियादी आप कह लें उसूल है, उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो वी हैव टू फॉलो, और तमाम ब्रोकर इस वक्त ब्रोकर कम्युनिटी कर रही है मोर और लेस। लेकिन आपको यहाँ पे मैं अगर पाइमेक्स की जैसे बात कर रहा हूँ तो 20 घंटे की ट्रेडिंग मिलती है। ऐसा नहीं है कि न्यूयॉर्क बंद हो गई और अगर कोई बड़ा मिसहैप हुआ है कि शिकागो ही है मार्केट, ये गलत है। नहीं, ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में ट्रेड हो रहा पूरी दुनिया में ट्रेड हो रहा होता है। हम कनेक्ट होते जाते हैं हर मार्केट से, जैसे जैसे मार्केट खुलती जाएगी हम कनेक्ट होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर एशियन हमारा ट्रेड बंद हुआ है तो उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे यूके खुल गया, यूके बंद हुआ तो हमारे पास US खुल गया। इस तरह से हम हर मार्केट के साथ कनेक्ट होते जाते हैं। तो इसका एक एडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि आपके पास हमेशा सेलिंग और बाइंग की जो अपॉर्चुनिटी है वो मौजूद है मार्केट में, क्योंकि आप भी मार्केट में मौजूद हैं उनके साथ साथ। तो ये काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है। दूसरा जो हमने इसमें एक प्लस पॉइंट जो देखा, जो रेगुलेटर ने रखा, वो है मार्क टू मार्केट है मार्केट, कम्युनिटी मार्केट जो है कि आपकी कैश सेटल्ड है, प्रॉफिट या लॉस आपको अकाउंट में मिल जाएगा, आपको उसी वक्त मिल जाएगा। ओके, वो सिलसिला नहीं है कि आप एकदम से लॉस में आ गए, एकदम नहीं कि 100,000 डे टू डे बेसिस पे। बिल्कुल डे टू डे, ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन, नॉट डे टू डे, ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन आपका कैश सेटल्ड है। अगर आपने 2 ट्रांजैक्शन की उसी वक्त आपका प्रॉफिट एंड लॉस आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा आपकी नेट लिक्विडिटी की फॉर्म में। वेरी गुड। इमरान, आप हमारे व्यूअर्स के बेनिफिट के लिए बताएंगे कि जैसे फैल्कन है या इस तरह की और जो कोई कमोडिटी एक्सचेंज ये ब्रोकर हैं,
अकाउंट खोलने के लिए कितने पैसे चाहिए होते हैं? देखिए, मिनिमम अकाउंट खोलने के लिए कम से कम मेरी रिकमेंडेशन तो ये होती है कि यहाँ पे ब्रोकर्स हैं, काफ़ी मार्केट में ब्रोकर्स हैं जो 5,000-6,000 में अकाउंट खोल देते हैं। 5-6 सिर्फ 5-6 हज़ार में आप अकाउंट खोल देते हैं, लेकिन दैट इज़ अ नेट। वो नेट इस तरह से होता है कि आपने 5,000 का 6,000 की लॉस किया, आपको एक टिक मिली, खत्म नहीं होगा। वो आपने टिक परचेज कर ली, अब मार्केट आ गई नीचे, आपके आ गए लॉस में, 5-6 हज़ार रुपये थे, 2,000-3,000 रह गए। अब आप कहते हैं यार मैं यहाँ पे बाय मजीद करना चाहता हूँ, तो मैं आपको कहता हूँ नहीं सर, आप बाय तो नहीं कर सकते, आप मजीद पैसे भेज दें। सही, आप मजीद भेजेंगे, फिर आपकी मजीद परचेज होगी, वहाँ आप एवरेजिंग नहीं कर सकते जैसे हम एवरेज कहते हैं, क्योंकि इस मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में रेट्स वापस आते हैं उसी रेट के ऊपर। क्योंकि ऑफ कोर्स ये कोई ऐसा नहीं है कि कहीं धमाका हुआ तो वो मार्केट गिरी तो गिरती चली जाएगी और उसमें दोबारा से कोई रिकवरी नहीं, ये रियल मार्केट है, ये चीजें हैं, ऑफ कोर्स चीजें हैं। और कहीं स्टॉक के अगर आप मिसाल लें तो स्टॉक कंपनी चाहे जैसी भी हो, उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन तो उसके बैलेंस शीट और उस सबसे मैनिपुलेट होके एक चीज निकल के आती है। बिल्कुल। लेकिन अगर मैंने मिसाल का तो गेहूं खरीद के रखा हुआ है तो उसकी एक अफादियत है। बिल्कुल, ज्यादा ये होगा कि मैं कहूँ ला में मेरे गेहूं मुझे दे दो। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप मेटल्स की बात करें तो ना गलेगा, ना सड़ेगा, ना खराब होगा, कहीं तो हैज हो रहा है, वहाँ हैज हो रहा है तो यहाँ स्पेकुलेशन के ऊपर चल रहा है। रियल तो यहाँ पे हम भी डिलीवरी नहीं दे रहे बास कॉन्ट्रैक्ट्स में, लेकिन कहीं तो हैज हो रहा है, ये मौजूद है दुनिया में, नापैद तो नहीं हो रहा, नापैद तो नहीं है और उसकी जरूरत भी है, और ना ऐसा हो सकता है कि आज 2 लाख टन कहीं पे था तो कहीं से 10 लाख टन निकल आया, इसकी वजह से प्राइसेस गिर गए, ऐसा भी नहीं हो सकता। वीट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कर रहे हैं, तो मिनिमम दुनिया में पता है कि कितना प्रोड्यूस हो रहा है। बिल्कुल, तो मिनिमम अकाउंट ओपनिंग की जो अगर अमाउंट की बात करते हैं तो 50,000 से यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, थोड़ा समझना चाहिए मार्केट को, उसके बाद कि 50,000 लगा के आप थोड़ा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पे। श्योर नाज़रीन, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक। हम मार्केट शो में आज हम खास तौर से बात कर रहे हैं कमोडिटी और कमोडिटी ट्रेड पे। हम ये जानना चाह रहे हैं इमरान खान की मदद से कि ये जो इन्वेस्टमेंट का एक एवेन्यू है वो पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को पता है और बहुत निगलेक्टेड एरिया है। हालांकि फैल्कन जैसी कंपनीज खुली हैं, उनके अब ठीक ठाक ब्रांचेस भी हैं, मगर फिर भी इसकी अवेयरनेस बहुत कम है। अभी इमरान हमें बता रहे थे कि एज लिटिल एज 5,000 to 6,000 में भी अकाउंट खुल जाता है, लेकिन सही मानों में अगर सीरियसली देखा जाए तो 50,000 60,000 में एक अकाउंट खुल जाता है, ट्रेडिंग की जा सकती है। इमरान, एक चीज़ जो मैं जानना चाहता हूँ कि अनलाइक शेयर्स ट्रेडिंग, हमने जो सुना है कि ये जो आप लोग 50 या 60,000 लेते हैं उस पर अगर काम ना हो तो उस पर इंटरेस्ट भी मिलता है? बिल्कुल तारिक साहब, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इसका थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंट है कि इफ़ यू आर नॉट वर्किंग इन द अकाउंट और इफ़ यू आर आउट ऑफ स्टेशन। मैंने 1 लाख का अकाउंट खोला और उस पर अभी मेरा ज़हन ही नहीं बन रहा। आपने कहा जी सिल्वर ले लो, आपने कहा, मैंने कहा पता नहीं सिल्वर ऑलरेडी हाई है, मैं नहीं ले रहा। आपने कहा गोल्ड ले लो, अगर मैंने लेके छोड़ दिया, अकाउंट खोल के मैं बैठ गया तो फिर क्या होगा? उसका कैलकुलेशन है, उसकी कैलकुलेशन जो है पाइमेक्स ही करता है, जो कि और ब्रोकरेज हाउस जो है उनका कैश सेटल डिपार्टमेंट जो है वो उसकी कैलकुलेशन करके वो आपको एक परसेंटेज के हिसाब से आपके अकाउंट में वो अमाउंट क्रेडिट होता रहता है। लेकिन उसके लिए ये कि अगर आप काम नहीं कर रहे हैं 15 से 20 दिन के टाइम फ्रेम में, तो उस सूरत में होता है, क्योंकि पैसे तो ब्रोकर रखता नहीं है, प्रोसेस जो पैसा होता है वो डायरेक्ट जो है क्लाइंट का एनसीएल में ही मौजूद होता है और एनसीएल को ही ट्रांसफर किया जाता है। तो ओवरऑल यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें इंटरेस्ट तो मिलता है, लेकिन उसकी परसेंटेज जो है वो वेरी करती है अमाउंट टू अमाउंट, और ड्यूरेशन भी इसमें शामिल है कि अगर आपने 15 दिन काम नहीं किया तो उसका फॉर्मूला डिफरेंट है, 13 दिन काम नहीं किया है, 10 दिन काम नहीं किया तो उसका फॉर्मूला डिफरेंट है, और वो अमाउंट के ऊपर भी वेरी करेगी। इट्स नॉट लाइक बिग अमाउंट पे ज्यादा मिलेगा। ऑफ कोर्स जितना अमाउंट ज्यादा होगा उतना ज्यादा मिलेगा, लेकिन ऐसा वो फिक्स वाला सिस्टम नहीं है। हाउ डज इट रिलेट टू द मार्केट रिटर्न? लाइक काइबोर से उसका कोई रिलेशनशिप नहीं, काइबोर से कोई रिलेशन नहीं है। ये आपकी अपनी कैलकुलेशन, वो बिल्कुल अपनी कैलकुलेशन है। या अगर डिपॉजिट रेट को हम देखें, एक इन्वेस्टर कहे कि यार मैं डिपॉजिट में रखता हूँ 1 लाख रुपए, क्यों ना मैं कमोडिटी अकाउंट में डाल दूं, ऐसा कर सकते हैं, रीजनेबली गुड रिटर्न।
रीजनेबल होता है, बिल्कुल रीजनेबल रिटर्न है, लेकिन इसमें यहाँ पे आके आप फिर रिटर्न के हिसाब से नहीं देख रहे होते, हम तो उसको फोकस कर रहे होते हैं कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। बिकॉज अगर सब इस तरह से करते रहें कि यहाँ पे आएँ डिपॉजिट करें और काम ना They करें, will be competing with the deposit. एग्जैक्टली वो फिर एक नया इशू खड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे उसकी कैलकुलेशन डिफरेंट है और ऑफ कोर्स ये गवर्नमेंट के रेट से कम ही होता है। ये ऑफ कोर्स ये भी एक रेगुलेटर है, लेकिन गवर्नमेंट के जो आपका रेट ऑफ रिटर्न है उससे यहाँ पे कम ही नेशनल रखा सेविंग की जाएगा। आप बात करें, नेशनल सेविंग्स की अगर बात नेशनल करें सेविंग मिसाल के तौर पे एक साल के डिपॉजिट पे अगर 12% दे रहा है तो NECL क्या उससे बहुत ज्यादा नीचे देगा या उसके करीब ही देगा? तो तकरीबन उसके करीब देगा। 10-11 परसेंटेज हम जैसा मैंने कहा ना कि उसकी कैलकुलेशन बिल्कुल डिफरेंट है। वो इस तरह से नहीं है कि आप फिक्स रखें और कि भाई एक साल में 12% है, बहबूद पे लगाएं तो 13% है, स्पेशल सेविंग पे लगाएं तो 15% है। ये इस तरह से फॉर्मूला नहीं है इसका, इसकी डिफरेंट कैलकुलेशन है। वो एक हर एक के लिए होती भी नहीं है कि बिकॉज फिर लोग उसको डिफरेंट अंदाज से देखते हैं और फिर ये चूँकि रेगुलेटर का मामला है तो वो अपने पास ही डेटा रखते हैं। लेकिन ये कि रिटर्न यहाँ पर ज़रूर मिलता है। ओवरऑल अगर हम यहाँ पे बात करें रिटर्न की तो यहाँ पे हमने देखा कि CVT भी नहीं है इस वक्त। CVT दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। कैपिटल गेन टैक्स जो है वो भी स्टॉक पे लग चुका है, आपके इस पे नहीं है। इस पे नहीं है। GST और CVT यहाँ पे नहीं है। GST भी नहीं है। GST भी नहीं है। किसी किस्म का कोई टैक्स यहाँ पे इस वक्त कम्युनिटी मार्केट में नहीं है। टैक्स अभी फ्री आप मार्केट सुन के ना लगा दें ये लोग ये तो अब किसी चीज को नहीं छोड़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये अभी आपने एग्रीकल्चर पे भी लग रहा है, लेकिन ये इस मार्केट पे नहीं है। अभी नहीं लगा। चलिए अभी नहीं लगा, हो सकता है कि शो के बाद जो है लग जाए तो और बात है। आप हफीज साहब अगर देख रहे हैं कि अगर ये तो ये तो हम इनको क्यों दे रहे हैं, यहाँ से लोग कमा रहे हैं, इनको लगाना चाहिए टैक्स। तो यहाँ पे अभी तक कोई टैक्स है नहीं है। दैट्स वेरी गुड। अच्छा ये बताइए कि कमीशन की जो जैसे लड़ाई बड़ी होती है स्टॉक में, बड़े किसी ज़्यादा कमीशन ले लिया, और स्टॉक में तो हम ये देखते हैं कि जो ब्रोकर कमीशन के साथ साथ पता नहीं और 3-4 किस्म के टैक्स लग के जाके फाइनल प्राइस आती है। आपने यहाँ कहा कि GST वगैरह तो है ही नहीं, कुछ भी दैट्स अ गुड थिंग। बट व्हाट अबाउट योर कमीशन? व्हाट इज योर कमीशन एंड व्हाट इज द कमीशन ऑफ NECL? देखिए NCL के जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फ़ी है वो 25 रुपये से लेकर 50 रुपये है। कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट वेरी करता है, 25 से 50 रुपये यहाँ पे वेरी करते हैं। लेकिन यहाँ पे कमीशन भी वेरी करता है कॉन्ट्रैक्ट साइज में। अच्छा, वो हर ब्रोकर अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकता है। वो नॉमिनल है, इतना ज़्यादा नहीं है कमीशन, 1 साइड पे लगता है, 2 साइड पे लगता है, लेकिन वो इस तरह से इंडिकेशन देंगे मिसाल के तौर पे एक कोई छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट गोल्ड का कोई करता है या सिल्वर का, हाउ मच ही हैज टू पे अराउंड। देखिए उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर उसकी भी हम कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें तो 25 रुपये तो फिक्स है। हाँ, अगर उसका लॉट साइज बड़ा हो रहा है या वो ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहा है, या क्योंकि हमारे पास तरह तरह के क्लाइंट्स होते हैं, तो बास क्लाइंट ऐसे हैं जो कि लेते हैं और डिलीवरी की तरह लेके बैठ जाते हैं। बिकॉज ये 3 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है, 3 महीने तक आप अपने पास रख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी हो, चाहे गोल्ड हो, ऑयल हो, सिल्वर हो। 3 मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट है। देन यू हैव टू टेक अ डिलीवरी और कट योर पोजीशन। नहीं, उसके बाद आप दोबारा से रिपर्चेज कर लें उसको। 3 महीने का तो टाइम है और 3 महीने में रेट आ जाता है, इससे लंबा तो कोई आप रखता भी नहीं है। तो आप उसको कॉन्ट्रैक्ट को स्वैप कर सकते हैं यहाँ पे। बाज़ क्लाइंट ऐसे हैं जो स्वैपिंग करते हैं, बाज़ जो है वो आर्बिट्राज करते हैं, बाज़ जो है वो इंट्राडे में काफ़ी ज़्यादा ट्रेड करते हैं। अगर वो इंट्राडे में ट्रेड कर रहा है तो फिर उसका ब्रोकर जो है वो उसकी और ब्रोकर की वो है वो कम कर देगा रेट, वो कम कर सकता है, ज़्यादा कर सकता है। स्टॉक में होता है कि अगर एक ही दिन खरीद के बेच दें तो एक साइड का कमीशन लगता है, दूसरा साइड का नहीं लगता। इसमें भी इसी तरह से ऐसे ही है कि इंट्राडे अगर लगेगा, लेकिन अगर नेक्स्ट डे लेके जाते हैं तो एक कमीशन और लगता है, लेकिन फिर 3 महीने तक कोई कमीशन नहीं है। अच्छा, एक दफा डील हो गई, खत्म, एक दफा डील हो गई। अच्छा, दैट्स गुड। आपने एक कमीशन दिया, एक दिन उस दिन नहीं बेचा इंट्राडे में, आपके पास एक और कमीशन लगेगा 1 साइड का, ठीक है। ये 2 कमीशन होगा, 2 देंगे। उसके बाद आप इसको 1 महीना रखें। Unlike that, in futures of stock, you have to pay every week. तो वो सिलसिला यहाँ पे करते रहते हैं। वो सिलसिला यहाँ पे Which can become very expensive over a month or 2 months or 3 months. वो आपको ये that's a good relief for the people. बिल्कुल। मगर आपने ये कह दिया मुझे कि 25 to 50 rupees is the NCL फी, कॉन्ट्रैक्ट फी, ये तो फिक्स है। ये फिक्स है, ये फिक्स कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट जो है वेरी करेगी, जैसे कि कॉस्ट ऑफ आपका प्रोडक्शन है, और आप जितने इसी तरह से होता है कि जितने ज़्यादा यूनिट आप बनाएंगे उतनी आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कम होती है, कि फिक्स कॉस्ट है वो आपकी फिक्स ही है। तो ये फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट आपकी जो है नंबर्स के ऊपर डिपेंड करती है। अच्छा, अभी जो आपके कस्टमर्स हैं, हम जो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनकी हम बात नहीं करते, वो तो खैर दुनिया भर में उनके अकाउंट्स होते हैं। एक जैसे एक एवरेज आदमी है, 50,000, 1 लाख, 2 लाख का अकाउंट खोलता है आपके पास, तो किन कमोडिटीज़ में आजकल आप
ट्रेड करवा रहे हैं या उनको रेकमेंड कर रहे हैं? यहाँ पे ज़्यादातर तारिक साहब जो ज़्यादा फोकस करते हैं लोग वो करते हैं गोल्ड में, और गोल्ड में भी करते हैं 1 आउंस में, क्योंकि 1 आउंस काफ़ी सस्ता कॉन्ट्रैक्ट 1 आउंस का कॉन्ट्रैक्ट। ये जब पहले बड़ा होता था तो बहुत कम ट्रेड होता था, बहुत कम ट्रेड होता था, और उस वक्त मार्केट मेकर भी नहीं था, एक वजह ये भी थी। अब तो मार्केट मेकर मार्केट में अवेलेबल है, इस वजह से भी काफ़ी फ़ायदा रहता है। लेकिन यहाँ 1 आउंस में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स बनते हैं, तो 1 आउंस में लोग इंटरेस्टेड यूँ होते हैं कि 6,000-7,000 की टिक मिल जाती है पाक रुपीज़ में, उसमें ट्रेड भी करते हैं। अच्छा, रिटर्न और आपका लॉस वो डॉलर्स की सूरत में, अगर 5-6 डॉलर बढ़ गए उसके बाद एक लॉट है वो अपने 6-7 डॉलर का जो है वो नफ़ा ले लेता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो 1 आउंस के कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं। इसी तरह से हमने देखा क्रूड ऑयल का यहाँ पे 100 बैरल का कॉन्ट्रैक्ट है, सिल्वर का भी यहाँ पे हमने देखा 500 आउंस का कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट साइज़ भी छोटे हो रहे हैं। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ या अगले मंथ के स्टार्ट में हम देखेंगे कि नए कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाएंगे, जहाँ पे हम देखेंगे क्रूड ऑयल 10 बैरल का एक कॉन्ट्रैक्ट 10 का आ जाएगा, जो कि बहुत अच्छा है, जो कि एक छोटे इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा है। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि जो एक क्योंकि रीच में आ जाए, बिल्कुल, क्योंकि अभी ऑयल है नहीं, बिल्कुल, क्योंकि अगर आप ऑयल अगर लेने जाते हैं तो 100 बैरल, और इस वक्त चला 98 पे, 99 पे, 100 पे, तो परचेजिंग पावर नहीं रहती। फिर इसी तरह सिल्वर में है 500 आउंस का एक कॉन्ट्रैक्ट है, 500 उसका, तो इसमें लॉस के जो आपके चांसेस है वो भी, अगर आप इफ़ यू आर फेसिंग लॉस तो वो फिर हैवी हो जाता है। $1 गया आपका, या $1 का लॉस हुआ है तो आपको $500 का लॉस हुआ है। तो इतना ज़्यादा लॉस जो होता है वो उसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ करने के लिए रेगुलेटर ने अभी ये किया है कि क्रूड ऑयल के 10 का कॉन्ट्रैक्ट जो इंट्रोड्यूस कराया तो नहीं है, मतलब आने वाला है, और वो पाइपलाइन में वो आ जाएगा अनकरीब। और इसी तरह से सिल्वर का कॉन्ट्रैक्ट भी 50 का आ जाएगा, 50 आउंस का। What happened to ED6 मार्केट 25 टन का जो उन्होंने किया था, वो चला ही नहीं मार्केट? नहीं, अभी देखिए ट्रेडिंग अभी बहुत सारे जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो पाइपलाइन में, जैसा कि आप अभी देखें ED6 है, काइबोर है, 3 मंथ्स है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास पामोलियन है, ऑयल है, और आपका मिनी गोल्ड है, किलो है। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अभी एक्टिव नहीं है, काइबोर भी एक्टिव नहीं है, बिकॉज उसकी वजह भी यही है कि अभी मार्केट इसको ही इतनी मैच्योर नहीं हुई है पाकिस्तान में कि काइबोर में या ED6 में या किसी और कमोडिटी में ट्रेड करें। हालांकि अगर आप ग्लोबली देखें तो सबसे ज़्यादा ट्रेड तारिक साहब जो होती है वो कॉफ़ी और कोको में होती है। अच्छा, दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी में जो है वो ट्रेड की जाती है, सोयाबीन में की जाती है, यहाँ वेदर तक को वो किया जाता है, कॉटन है, शुगर केन है, शुगर का कॉन्ट्रैक्ट भी हम देख रहे हैं करीब आने वाला है। लेकिन यहाँ पे इस वक्त मेच्योरिटी लेवल वो लोगों का नहीं है कि, और मार्केट भी इतनी ज़्यादा मेच्योर नहीं हुई है कि उसको एब्जॉर्ब कर सके। इसी वजह से यहाँ पे अभी कॉन्ट्रैक्ट साइज थोड़ा सा कम है, जो लोग समझते हैं जिसको। साहब, बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई, मैंने खुद बहुत कुछ लर्न किया, आई होप के अदर्स ऑल्सो लर्न। नाज़रीन, ये ख़ास तौर से आज हमने मार्केट शो में कमोडिटीज़ ट्रेड पे फोकस किया था, और हमारे साथ एक बहुत अच्छे एक्सपर्ट इमरान थे जो फैल्कन कमोडिटीज़ के चीफ डीलर हैं, और उन्होंने हमें एक नई इन्वेस्टमेंट की एवेन्यू बताई है जो हम तौर से लोग समझते हैं कि ये समथिंग टू डू विथ वेरी रिच पीपल, वेरी बिग अमाउंट्स आर इन्वॉल्व। ऐसा नहीं है, छोटे अमाउंट्स में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात जो मुझे इस बात की लगी है कि अगर आप ट्रेड ना भी करें तब भी आपको कुछ ना कुछ कंपनसेशन इंटरेस्ट के फॉर्म में मिल रहा होता है, और आपकी इन्वेस्टमेंट काफ़ी सेफ है, बिकॉज द मनी गेट्स ट्रांसफर टू NECL जो कि गवर्नमेंट का इदारा है। और साथ साथ उन्होंने ये बात बड़ी अच्छी बताई है कि अब छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स होते चले जा रहे हैं विच इनेबल्स ए कॉमन पर्सन टू ऑल्सो टेक पार्ट। अब जैसे हमने देखा कि गोल्ड पिछले 1 साल के अंदर कहाँ से कहाँ पहुँचा है, 15,000 पे पहुँच गया। तो जिन लोगों ने पोजीशन ली थी दे हैव मेड गुड मनी, और जैसे इमरान एम्फेसाइज कर रहे थे कि दीज आर फिजिकल एसेट्स, इसकी एक वर्थ है, उसकी एक रिक्वायरमेंट है, एक नीड है। अगर आपने वीट खरीदा हुआ है, आपने चावल खरीदा हुआ है, आपने सिल्वर खरीदा हुआ है, तो उसकी एक वर्थ है, वो ख़त्म नहीं हो सकती, वो इसलिए बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जा सकती है। तो ये एक सेफर इन्वेस्टमेंट है, एंड विद इन द पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर रिटायरमेंट पर्पसेस पीपल शुड कंसिडर कमोडिटीज़ ऑल्सो along with stock and bond and property। इसी के साथ आज का शो ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।